गाइस वेलकम बैक टू इंद्रियश वीडियो। आज रौनक की वीडियो देखेंगे जिसका थंबनेल काफी इंटरेस्टिंग लगा। ऐसे कैसे हारेगा मोदी, टूट गई एनसीपी और बिखर रहा है विपक्ष। हाल सुनने में आ रहा था कि भाई बहुत सारी पार्टी गठबंधन करना चाहती है, कैसे भी मोदी को हटाना, मतलब कि अभी विपक्ष पार्टी भी ये चाहती है बस मोदी को हटा दो उस कुर्सी से। देश की तरक्की हो रही है, क्या हो रहा है, कोई मतलब नहीं है ना, इनके पास लीडर है। कि एक ही होता है ना कि इसको कप्तानी से हटाएंगे तो कौन कप्तान बन सकता है। इनके पास कुछ नहीं है, ये एक सोच रहे हैं कि दो बंदे यहाँ के आ जाए, दो बंदे यहाँ के आ जाए, बस हम किसी भी तरीके से ज्यादा वोट ले जाए बस। तो देखते हैं क्या पूरा वाला महाराष्ट्र क्राइसिस, क्या ऐसे हारेंगे मोदी जी। आपका पॉइंट ऑफ व्यू भी जरूर बताना, बाकी अपना पॉइंट ऑफ व्यू हम बताएंगे वीडियो के बाद। 1 2 3 गो। दोस्तों 23 जून को पटना में विपक्षी दलों की बैठक में कसम खाई गई थी कि अगर हम सब साथ आ जाएं तो बीजेपी को हराया जा सकता है। इस बैठक में अखिलेश यादव से लेकर महबूबा मुफ्ती और लालू यादव से लेकर शरद पवार तक कई नेताओं ने हिस्सा लिया। अभी इस बैठक के बाद टेंट वाले का हिसाब भी नहीं हुआ था, कार्यक्रम स्थल से झूठी पतले भी नहीं उठाई गई थी, साथ में खाई गई मोहब्बत की कसमों की डकार भी नहीं आई थी कि इस एकता का एक और ता अलग अलग उड़कर अलग हो गया। ओ भैया, इस एकता का एक हफ्ते में वही हाल हो गया जो रेड लाइट से खरीदे सस्ते चाइनीज चार्जर का हो जाता है। केजरीवाल जी को उस बैठक से पहले ही कांग्रेस से दिक्कत थी। बहन मायावती ने कार्यक्रम का इनविटेशन कार्ड उसे डिलीवर करने आए कुरियर वाले लड़के के हाथ ही वापस भेज दिया था। ओवैसी साहब को तो विपक्षी एकता वाले व्हाट्सएप ग्रुप में भी शामिल नहीं किया गया। और अब उस बैठक के सिर्फ 10 दिन बाद शरद पवार की एनसीपी उछलकर बीजेपी सरकार की गोद में बैठ गई है। One word. वो शरद पवार जिनसे बिना पूछे उनकी पार्टी में पत्ता तक नहीं हिलता था, उन्हीं पवार साहब की नाक के नीचे से उनका भतीजा पूरी की पूरी पार्टी को टाटा 407 में भरकर बीजेपी की चौखट पर ले गया। जिस बीजेपी की जान लेने के लिए विपक्षी नेताओं ने मिलकर तलवार खरीदी थी, उसी तलवार से अजीत पवार ने पूरे विपक्ष की नाक काटी। लोग सवाल कर रहे हैं कि जो विपक्ष चुनाव से पहले ही बिखर रहा है, क्या ये लोकसभा चुनाव आते आते चकनाचूर हो जाएगा? हो क्या रहा है, समझ नहीं आ रहा। अजीत पवार की एनसीपी का महाराष्ट्र की एनडीए सरकार में जाना क्या सिर्फ अपवाद है या सच में मोदी के खिलाफ पूरे विपक्ष को लामबंद करना एक टेढ़ी खीर साबित होगा? तो मेरे वीर, आज के फनतंत्र में हम इसी जहर वाली खीर पर बात करते हैं। वीडियो पसंद आए तो इसे अपने जानने वालों से, अपने दोस्तों से इसे जरूर शेयर करिएगा, ठीक है? चैनल भी सब्सक्राइब करिएगा। शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं हूं रौनक और आप देख रहे हैं फनतंत्र। दोस्तों 2014 में जब बीजेपी ने अपने दम पर बहुमत हासिल किया और सरकार बनाई तो विपक्ष वाले ये बोलकर लंबी तान कर सो गए कि अरे भाई ये मोदी की जीत नहीं है, कांग्रेस सरकार की एंटी इनकम्बेंसी की हार है। इसके बाद 2019 में जब बीजेपी पहले से ज्यादा सीटें लेकर दोबारा सत्ता में आई तो लंबी तान कर सोया यही विपक्ष फुदक कर खड़ा हो गया। उसके बाद से अब तक नरेंद्र मोदी लगातार देश के सबसे लोकप्रिय नेता बने हुए हैं। हर सर्वे में वो प्रधानमंत्री पद के लिए देश की पहली पसंद बनते हैं। देश ही नहीं, दुनिया के बाकी देशों में भी उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ी है। वो एक देश के नेता से वर्ल्ड लीडर के तौर पर अपनी पहचान बना रहे हैं। इससे विपक्ष को साफ समझ आ रहा है कि कोई भी पार्टी अपने दम पर बीजेपी को लोकसभा चुनाव में तो नहीं हरा सकती। इसी समझ के बाद सभी विपक्षी नेताओं ने आपस में मिलना शुरू किया। इसी कड़ी में कुछ दिन पहले पटना में कई विपक्षी नेताओं की बैठक हुई। इसे बीजेपी के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी मोर्चाबंदी बताया गया। बैठक में सबने तय किया कि वो मिलकर चुनाव लड़ेंगे ताकि एंटी बीजेपी वोट बंटने न पाए। और जैसा कि मैंने अपने इंट्रो में कहा कि अभी खाई कसमों की राख भी ठंडी नहीं पड़ी थी कि अजीत पवार बेडशीट की रस्सी बनाकर ठाकुर साहब की हवेली से कई विधायकों के साथ फरार हो गए। विपक्षी एकता का ढोल सिर्फ 10 दिन में फटकर तबाह हो गया। अपने चचा को दगा देकर अजीत पवार सोनम गुप्ता से भी बड़े बेवफा हो गए। वाह क्या सीन है। मगर भागने से क्या विपक्षी एकता की पोल खुल गई है? क्या ये विपक्ष को लगा ऐसा झटका है जिससे वो कभी उबर नहीं पाएगा? आपको दोनों ही बातें बड़े विस्तार से समझाएंगे। महाराष्ट्र की सियासत भी और उससे देश की सियासत पर पड़ने वाला फर्क भी, ये दोनों समझाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। केजरीवाल सर जी, आपकी इजाजत है? शुरू करें। करो ना भाई। महाराष्ट्र की सियासत पर करीब से नजर रखने वाले अच्छे से जानते हैं कि अजीत पवार के महाराष्ट्र की बीजेपी सरकार के साथ आने की अटकलें काफी वक्त से लग रही थी। दरअसल जब से बीजेपी ने एकनाथ शिंदे के साथ महाराष्ट्र में सरकार बनाई थी, बीजेपी लगातार शिंदे गुट की तरफ से प्रेशर में थी। बीजेपी को यह भी फीडबैक मिल रहा था कि वो शिंदे की शिवसेना के साथ मिलकर वो अगले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस, एनसीपी और उद्धव ठाकरे के महाअघाड़ी गठबंधन का सामना नहीं कर पाएगी। ऐसे में अजीत पवार उनके लिए अच्छे ऑप्शन थे। उनके बीजेपी सरकार में आने से एकनाथ शिंदे गुट का रौब कम होता और महाअघाड़ी भी कमजोर पड़ता। और आखिरकार 2 जुलाई 2023 के दरमियान, मतलब दोपहर को वो घड़ी आ गई। अजीत पवार से लेकर छगन भुजबल, प्रफुल्ल पटेल जैसे बड़े नेता, जिनमें पिछली सरकारों में करप्शन के कई सीरियस आरोप थे, जिनकी लगातार जांच चल रही थी, उन्हें भी इस बात का एहसास था कि अगर बीजेपी के साथ नहीं आए तो
क्या जेल जाना पड़ सकता था? हेलो बनोगे हमारे दोस्त? वैसे भी लोग करप्शन के मामलों में बिहार में लालू यादव, यूपी में आजम खान और दिल्ली में आम आदमी पार्टी के कुछ नेताओं का हाल देख चुके थे। उन्हें अच्छे से एहसास था कि जो फडणवीस अजीत पवार के लिए जेल में चक्की पीसिंग और पीसिंग की बात करते थे, वो सच में चक्की पिसवा भी सकते हैं। और फाइनली उन्हें समझ में आ गया कि सत्ता के झूले में साथ बैठना जेल में अकेले चक्की पीसने से अच्छा ऑप्शन है। आखिरकार इन नेताओं ने उसी अच्छे ऑप्शन को लॉक करवाया और खुद को लॉकअप से बचा भी दिया। वहीं एनसीपी जैसी बड़ी पार्टी के इतने एमएलएस के एक साथ झड़कर अपनी झोली में आने से बीजेपी भी मालामाल होगी। उद्धव ठाकरे की शिवसेना तो पहले ही उनकी सोसाइटी में शिफ्ट हो चुकी थी, उसने अब एनसीपी के विधायकों को भी गोद ले लिया। इस तरह विपक्ष के नाम पर महाराष्ट्र में अब शरद पवार, उद्धव ठाकरे और मशहूर शायर संजय राउत के अलावा कुछ नहीं बचा। तो इतना लाइफ खराब हो गया है। अभी तो ये है जानकार कहते हैं कि महाराष्ट्र में एनसीपी के साथ जो हुआ वैसा ही कुछ और विपक्षी पार्टियों के साथ बाकी राज्यों में हो सकता है। किन राज्यों में क्या हो सकता है, इससे पहले कि मैं इस पर आऊं, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में ले जाना चाहिए। वीडियो पे वापस आते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा, जानकार कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में जो हुआ वो तो बस शुरुआत है। अभी कई और स्टेट्स में विपक्षी पार्टियों में सेंध लग सकती है। कहा जा रहा है कि आरएलडी के जयंत चौधरी भी जल्दी एनडीए का हिस्सा हो सकते हैं। विपक्षी शिवपाल यादव के भी अखिलेश से अलग होने की बात कर रहे हैं। बिहार बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी की माने तो जेडीयू के सभी विधायक टेम्पो में बैठकर बीजेपी ऑफिस के लिए निकल चुके हैं। और जेडीयू में अगर फूट पड़ी तो ये विपक्षी एकता की ताबूत में आखिरी कील होगी, क्योंकि इसी जेडीयू के सर्वे सर्वा नीतीश कुमार ही तो सभी मोदी विरोधियों को एक छाते के नीचे ला रहे हैं। अब अगर ये पता चले कि उन्हीं के विधायक छाता उखाड़ कर ले गए तो इतने ज्यादा हंसी और बेबसी की बात और क्या ही होगी। ये दो तरफा खेल मेरे साथ मत खेलो। अच्छा, कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार साहब की पलटियों के गौरवशाली अतीत को देखते हुए हैरानी नहीं होगी कि वो सभी विपक्षी पार्टियों को मोदी के खिलाफ रणनीति बनाने के नाम पर घर बुलाकर खुद एनडीए में शामिल होने चले जाएं। कैसा लगा मेरा मजाक? कुछ भी हो सकता है बाबू भैया, कुछ भी हो सकता है। वैसे भी लैंड फॉर जॉब स्कैम में सीबीआई ने तेजस्वी, लालू और राबड़ी जी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दिया है। ऐसे में नीतीश बाबू चाहें तो इसी को एक वजह बताकर फिर से आरजेडी का साथ छोड़ दें और फिर से घर घर खेलने बीजेपी के आंगन में आ सकते हैं। कुछ भी हो सकता है। अच्छा, जैसे कि मैंने शुरू में कहा, सभी विपक्षी पार्टियों को एक बात पानी की तरह साफ समझ में आ चुकी है कि अगर बीजेपी को अगले लोकसभा चुनाव में हराना है तो उन्हें साथ आना ही होगा। मगर फिलहाल इन पार्टियों का साथ आना टॉम एंड जेरी को एक साथ टेबल पर बिठाकर डिनर कराने से भी ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि विपक्ष के उस टोले में हर आदमी का अपना राग है। केजरीवाल ऐसे किसी गठबंधन में जाने को तैयार नहीं है जिसमें कांग्रेस हो। पटना की बैठक में भी आम आदमी पार्टी ने खुलकर इल्जाम लगाया कि कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ ऑर्डिनेंस में उनका सपोर्ट नहीं कर रही। ओवैसी, जो खुद को मुसलमानों के सबसे बड़े नेता मानते हैं, उन्हें बैठक में बुलाया ही नहीं गया। शरद पवार, जो उस खेमे के सबसे सीनियर नेता थे, उनकी तो खुद की पार्टी उनका भतीजा रातों रात भगा ले गया। बीजेपी के कुछ नेताओं की माने तो जेडीयू विधायकों ने भी घर शिफ्ट करने के लिए मूवर्स एंड पैकर्स वालों को बुलाया। फारूक अब्दुल्ला को तकलीफ है कि कांग्रेस धारा 370 पर अपना रुख साफ नहीं कर रही। मायावती से लेकर नवीन पटनायक वैसे भी किसी खेमे में नहीं है। दक्षिण के नेताओं और इन लोगों की आपसी लड़ाई देखकर लगता है कि ये बीजेपी के खिलाफ 2029 के चुनाव में लड़ ले। ये बड़ी आइडिया रहने का। क्यों? क्योंकि अगले 5 साल तक तो इनके आपस में लड़ने में बीत जाएंगे नहीं। तो फिर क्या होगा? अच्छा, ये सच है कि पिछले 9 सालों में थोड़ा ऊपर नीचे होने के बावजूद मोदी की लोकप्रियता अब भी बनी हुई है। मगर ये भी सच है कि अगर आपने खुद सत्ता में रहते ढेरों घोटाले किए हैं तो विपक्ष में आकर आपकी वैसे भी घिग्गी बनी रहती है। आप ऊंची आवाज करने से डरते हैं। दुनिया में भ्रष्ट आदमी से ज्यादा डरा सहमा कोई नहीं होता, क्योंकि उसे पता होता है कि अगर उसने ऊंची आवाज की तो सबसे पहले उसी की फाइल खुलवाई जाएगी। यही इकलौता डर इस देश में विपक्षी एकता में सबसे बड़ी बाधा है। यही डर लोगों से दल बदल करवा रहा है। यही डर कुछ लोगों को सत्तारूढ़ दल के सामने नहीं आने देता। खैर, अगले चुनाव में तो अब कुछ ही महीने बाकी है। ऐसे में या तो इन दलों को कोई करिश्मा कपूर कोई करिश्मा ही एक कर सकता है, या बाबा सिद्दीकी। बाकी आपकी इस मामले में क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। और आपको क्या लगता है, कौन सी पार्टी या नेता है जो बीजेपी या मोदी को हराने का दम रखता है? उसका मैं एक स्पष्ट कर देता हूँ, कोई लीडर नहीं है इस टाइम पर जो मोदी को हराने का दम रखता है। टू बी फ्रैंक, टू बी प्रिसाइज। और मैं ये कहता हूँ, अगर भैया, मैं ये कहता हूँ, देश को अच्छे से अच्छा लीडर मिलना चाहिए हमेशा। मोदी जी से भी बेटर अगर कोई ऑप्शन होगा ना कभी भी, तो उसको वोट दिया जाएगा हमेशा। लेकिन भैया आज के टाइम पे देखो ना, एक उस कुर्सी को पाने के लिए सच में मतलब जिनके विचार नहीं मिलते जिन पार्टियों के आपस में, वो पार्टियां मिल रही है। तो यार एक बार बता दो, ये तो फिर वो वाला हो गया कि बस कैसे भी करके जीत जाओ। मतलब ये कोई सेंस ही नहीं हुई फिर। ये पॉलिटिक्स में मैं तो कह रहा हूँ कि राजनीति में ना पार्टियों का 140 करोड़ है ना हमारी आबादी, भाई 140 करोड़ के देश को ऐसे मजाक में ले रहे हैं कि अरे कोई भी। एक और चीज बताता हूँ मैं आप लोगों को दोस्तों, अगर आप में से भी जो समझदार हैं वो समझ जाएंगे बात,
कि एक देश की जो वो पोस्ट है प्राइम मिनिस्टर की, उसका जो पावर होती है ना उसके हाथ में, वो होती है उसके जितने भी वो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो गए। क्योंकि अब जैसे अगर बीजेपी आएगी, मोदी जी जीतेंगे तो बहुमत से जीतेंगे तो उन्हीं के मेजोरिटी पार्लियामेंट में उनके बहुत सारे वो होंगे ना मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो कोई भी बिल पास करना वोट होगा तो उनको पता है मैं कुछ पास करने कुछ करूंगा तो वो सब लोग वोट देंगे। अब अगर ये टूटी फूटी सरकार बन के आ जाएगी कोई इस पार्टी का, तो सब अपने अपने फायदे के लिए, मेरे को दे पैसे 5 करोड़, मेरे वहां पर काम होगा तो मैं तेरे को वोट दूंगा, तो नहीं। वहां देश से ज्यादा ना वो अपने अपने बेनिफिट्स की बात होगी। मैं ये मैं बता रहा हूँ हो जाएगा हाल पाकिस्तान क्योंकि जैसा। यही चीज समझने की बात है यार। एक बार बता दो, आप अपने मकान को एक ठेकेदार से बनवाओगे या फिर ऐसे कह दोगे कि एक लेबर वहां से एक लेबर सबको कह दिया अपनी मर्जी से करो, जाओ अपनी मर्जी से मकान बना के तैयार करके दे दो? ऐसे नहीं होता ना। आप एक एजेंसी हायर करते हो ताकि जिसमें एक सुपरवाइजर होता है, अकाउंटेबल होता है वो आपसे, वही चीज होती है ना। वैसे एक प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट होती है जिसके ऊपर जो भी बैठे वो आपको लगे कि हाँ बंदा संभाल सकता है, उसकी जो नींव है मतलब उसके जो लोग हैं वो उसके साथ है। अगर इनकी सरकार आ जाए भैया, ये ओपोजिशन जिस तरीके से कर रहे हैं काम, इनका कुछ नहीं पता। और वो देखे ना वो बहुत जल्दी वो सरकार गिर जाती है, ऐसे ऐसे गिरती है सरकारें फिर कि अगर इनको आपने वोट दे दिया बिठा दिया ना तो हर 2 महीने 3 महीने में साल भर में इसने मेरी बात नहीं मानी, अपने सांसद पीछे खींच रहा हूँ, गिरा दे सरकार गिर गई। उससे होगा क्या दोस्तों? अपने देश का भट्टा बैठेगा, इनका कुछ नहीं होना। इनकी तो वैसी सैलरी आनी है जितने भी नेता लोग होते हैं। नुकसान किसका है? एक देश में अगर सरकार गिरती है ना, इकोनॉमी कोलैप्स हो जाती है, देश नहीं चल पाता ढंग से, महंगाई भी बढ़ती है। और महंगाई तो बहुत छोटी चीज बता रहा हूं मैं, देश कोलैप्स होने की बात है कि आपको सिचुएशन नहीं समझ आ रही वो चीज कि क्या होगा देश का, भारी ताकतें मजबूत हो जाती है। यही चीज मैं समझाना चाहता हूँ। लेकिन लोगों को अरे हटा दो मोदी को, मैं कह रहा हूँ कल हटा दो, लेकिन भैया तुम लाओ तो साइड में लीडर तो लाओ, एक पार्टी का एक सिंबल तो दिखे कि ये बंदा हमारे लिए लड़ेगा। यार ये पार्टी है, ये तो ऐसा लग रहा है कि भैया पार्टी चल रही है कि एक बंदा आया है दूसरी स्टेट से, एक इधर से आया, बस मिल गए पार्टी। ऐसा थोड़ी होता है यार। एक कॉलेज में अगर किसी बैच में एक उसमें या स्कूल में एक बच्चे सेक्शन में आ गए तो पहले दिन बेस्ट फ्रेंड कोई नहीं बनता, धीरे धीरे बनते हैं। यहाँ पर सोचे सारे आके बस जीत जाओ। और भैया अगर इस तरीके से अगर कोई वोट दे रहा है इनको तो मुझे तो बहुत ही सेंसलेस लग रहा है। फिर आप देश के लिए वोट नहीं दे रहे, आप बस एक आदमी सामने बस एक नफरत पाल रखी बिना बात की, उसको हटाने के लिए। हटाना है, नफरत पाली हो कुछ हो, लेकिन आप उसके साइड में अगर लीडर ला जाओ तो वो तो देखो किसको लाना चाहते हो। लीडर नहीं है, लीडर नहीं हो, कुर्सी खाली दिख रही है मुझे। उस कुर्सी पे अगर मोदी जी हट गए तो इन अक्कड़ बक्कड़ बम्बे करके बिठाएंगे। सेंसलेस चल रहा है दोस्तों, और जागरूक बनो। पता नहीं क्या चल रही है, आधे तो आपस में फंसे पड़े हैं उसमें, है ना, और आधे तो बचने के लिए जा रहे हैं पार्टियों में कि भैया बच जाएंगे, अभी तो 5 साल और बच जाएंगे, या फिर आधे पे स्कैम चल रहा है। देख लो, थोड़ा सोचो। नफरत कितनी भी हो किसी से भी, एंड ऑफ द डे जो देश को संभाल रहा है वो देख लो कि क्या वो बेटर है। जिसको आप लाना चाहते हो उससे बेटर है ना, तो बेटर को दो, वर्स को मत दो, वरना वर्स को वर्स ही कर देगा कोई। जागरूक बनो, सतर्क बनो। मिलते हैं आपसे वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर।